हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्योंकि वेदर ख़राब था और मेरा नेटवर्क काफ़ी वीक था, तो आज हम जो केमिस्ट्री का क्लास होने वाला था उसको मैं रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो। तो मैं आज पहला क्वेश्चन लिखा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डेल्टा H1 एंड सेकेंड डेल्टा H2 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज किलोजूल पर मोल ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन। तो मेरा पास 4 एलिमेंट गिवन है, इसका डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 इज गिवन, मतलब इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन। ठीक है, यहाँ तक चलो। तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, मे बी अगर वीडियो क्लियर नहीं होगा तो ये काम देगा। तो जैसे कि बात करते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट का जो डेल्टा H1 है वो 2372 है ना, ये सब किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, डेल्टा H2 लिखा हुआ है 5251। फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए डेल्टा H1 इज 520, डेल्टा H2 इज 7300। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए जो डेल्टा H1 है वो 900 है और डेल्टा H2 है वो 1760 है। डेल्टा H1 फॉर फोर्थ एलिमेंट इज 1680 एंड फॉर डेल्टा H2 फॉर द फोर्थ एलिमेंट इज 3380। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a reactive metal, a reactive non-metal, a noble gas and metal that form stable AX2। ठीक है, वह X is a halogen। ठीक है, तो इसमें को पता करना है। देखो, अगर बात करते हैं हम रिएक्टिव मेटल का, तो रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं तो रिएक्टिव मेटल में होने के लिए पहली बात कि वो इजली प्लस बन जाए, है ना। मेटल क्या होता है, इजली इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इजली प्लस बन जाए। तो इजली प्लस कब बनेगा, जब उसका जो पहला जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा वो कम रहेगा। जो कम रहेगा तो इजली आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो देखो पहला जो आयोनाइजेशन जो है वो किसमें कम है, ये देखो यहाँ पे सेकेंड दिख रहा है, इसमें 520 है जो चारों से सबसे कम है। तो अगर हम सबसे कम एनर्जी जिसमें देंगे वो इजली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं। तो इसलिए ये जल्दी प्लस बन जाएगा। जो मेटल है, ये मेटल है, ये आराम से प्लस बन जाएगा। तो कौन बन रहा है, ये जो सेकेंड वाला बन रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फिर आते हैं इसका सेकेंड केस में कि विच मेटल दैट फॉर्म विच इज ए रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो रिएक्टिव नॉन मेटल होने के लिए मुझे पता है कि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं देती है। इससे बात करते हैं फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, तो ये सब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं देती बल्कि इलेक्ट्रॉन अंदर लेती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर लेती है ये, तो क्या होगा, लेकिन ये डेल्टा H1 क्या है, तरह आयोनाइजेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा इसमें किसका वैल्यू है। देखो एक 2372 है, उसके बाद 16 क्या तरह, उसके बाद तरह क्या 1680। ठीक है, लेकिन अब जो ये 2370 है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो इसको हम नोबल गैस बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नोबल गैस का, थर्ड में नोबल गैस का दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिंपली हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है तेरा 2372 है जो नोबल गैस का होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रहेगा उसमें तेरा नोबल गैस रहेगा, क्योंकि नोबल गैस रिएक्टिव बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी देना पड़ेगा तभी उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट बात कौन सा आता है, देखो 1680, तो ये इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो रिएक्टिव नॉन मेटल है वो आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि वो नोबल गैस से जस्ट थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, जस्ट क्या रहेगा, जस्ट थोड़ा सा कम रहेगा नोबल गैस से, है ना। चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं फोर्थ में। अब मेटल दैट फॉर्म स्टेबल AX2। तो अगर AX2 बनाना है तो मतलब मुझे A+2 यहाँ पे चाहिए, X, क्योंकि X मेरा हेलोजन है, इट मे बी F-, इट मे बी Cl-,
ठीक है। तो क्योंकि ये हेलोजन है तो इसलिए यहाँ पे 2 होना बहुत ज़रूरी है, तो मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एक अगर इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो दूसरा भी मुझे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पता है दो इसमें जो सबसे कम वैल्यू कौन सा है, क्योंकि मुझे 2 चाहिए, मुझे पहला निकाले फिर दूसरा निकाले, तो सेकेंड भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो वो सेकेंड में सबसे कम कौन सा, देखो ये वाला सेकेंड सबसे कम है, दिख रहा है 1760, बाकी सब ज़्यादा है 5251 7300 फिर 3380, तो सबसे कम क्या है 1760। तो ये देखो यहाँ भी ये भी कम है और ये भी कम ही है ना, तो मुझे दोनों कम होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मिनिमम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे मिनिमम था तो इस तरह मोस्ट तरह हो जाएगा रिजेक्टिव, लेकिन हमको सेकेंड भी कम से कम चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अगर चलो इसका बात करते हैं, इसका जब निकाल दिए हैं देखो ये बहुत ज़्यादा, देख रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब ये नॉर्मल बन चुका है। ये है तरह दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सोडियम पोटासियम, कि आराम से इजीली वो एक निकाल देगा, और एक निकालने के बाद वो बन जाएगा नोबल गैस। तो इसलिए अब नोबल गैस को निकालना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए देखो हम कितना ज़्यादा काफ़ी लार्ज मुझे एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही है मुझे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी कम है और ये भी कम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तेरा, जो हो जाएगा थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड जो मेटल रहेगा इसमें वो आराम से डाइवैलेंट कैटायन बना सकता है, क्योंकि इसका जो है सेकेंड आयोनाइजेशन जो है वो कम है। अब समझ में आ गए सबको, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक नए टॉपिक में जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताता हूँ कैसे इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कि जो 14th ग्रुप एलिमेंट है, जो 14th ग्रुप एलिमेंट है या फिर 13th ग्रुप एलिमेंट है ऐसे, ठीक है। तो मुझे पता है कि 13th ग्रुप एलिमेंट में क्या बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, तो ये 13th ग्रुप में आता है प्रॉपर। तो जब बोरोन आएगा एल्यूमिनियम आएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे जो इसका बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन 13th ग्रुप, इट इज़ +3। मतलब ये है कि जो इसका 13th का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP1 होता है कि नहीं। तभी ये आराम से 1 दे सकता है और ये 2 दे सकता है, तो आराम से जो ये जो है +3 बन सकता है। इससे बात करते हैं 14th में, इसका होता है NH2 NP2, ठीक है। S में 2 होता है और P में 2 होता है, ये 14th ग्रुप। इसका क्या एग्जाम्पल है, तेरा कार्बन है, सिलिकन है, इस टाइप में जाता है, कार्बन ग्रुप में जाता है, ठीक है। चलो तो इसमें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 14th ग्रुप इज +4 या फिर -4, क्योंकि ये +4 या तो दे सकता है फिर ले सकता है, ठीक है। चलिए +4 होता है, तो इसका +4 किसका 14th का और +3 किसका 13th का। लेकिन क्या होता है, लेकिन हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो 13th ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 पहले रहता है, और जब हम डाउन जाएंगे तो यहाँ पे +1 बन जाता है। अब नीचे वाला +3 शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा +3 +1 दोनों शो करेगा, ये +1 दोनों शो करेगा, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा +3 की रहेगी, इसमें ज़्यादा +1 की रहेगी। मतलब कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं हम लोग तो +1 का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाता है और +3 का घटता जाता है। मतलब कि अब हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे 13th में तो बस ये P बस दे पाएगा, S नहीं दे पाएगा। से बात करते हैं 14th में, तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऊपर वाले सब +4 दिखाएंगे, लेकिन जो नीचे वाले रहेंगे वो सिर्फ +2 दिखाएंगे, ठीक है। और जो बीच वाले हैं यहाँ पे +4 दोनों दिखाएंगे, ये दोनों दिखाएंगे, जिसमें कि ये स्टेबल रहेगा, इसमें ये स्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा ये मिलता है +4 में, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये ज़्यादा +2 में मिलेगा, नॉट +4 में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो घटता है, पहले +4 था अब +2 है, ये +3 या +1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो NH2 है और NP1 है, तो जब नीचे जाएंगे हम लोग तो इसका एटॉमिक नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, है ना, कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। और क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे यहाँ पे F भी आते हैं, यहाँ पे F ऑर्बिटल भी आते हैं, D आते हैं, F आते हैं, तो वो सब का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। वो सब का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, तो इसलिए क्या होता है, इससे बात करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे 2S है और इसका लेता हूँ मैं, ठीक है, इसका एक P ले लिया, ऐसे 2S है, इसका P ले लिया, ठीक है। P थोड़ा सा दूर रहेगा और S थोड़ा पास रहेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे D में है या F में है,
तो इसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, बताया था, एक जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। तो ये हम देखो यहाँ पे कितना हम डाउन जा रहे हैं, देखो है कि नहीं, बहुत डाउन जा रहे हैं, बहुत हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो यहाँ पे एफ भी आएगा, पी भी आएगा, इसमें तो इसका बात करते हैं, इसका बात करते हैं। तो इसमें एफ भी आएगा और डी भी आएगा, जिससे क्या होगा, इसमें जो शिल्डिंग इफेक्ट है बहुत कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बता चुके थे कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। अगर ये बहुत कम है तो ये बढ़ जाएगा ना प्रॉपर, ये बढ़ जाएगा प्रॉपर, कि ये तो जो भी चार्ज था तेरा ये बढ़ जाएगा, कि ये कम है। तो जब ये बढ़ जाएगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से इसको खींचेगा। मतलब ये है कि इसको जो एस है उसको अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा जोर से, ज़्यादा फोर्स से इस एस को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि ये इसको पकड़ के रख लेगा। मतलब जब बात करते हैं NH2 और NP1 का, चलिए मान लेते हैं कि ये तरह, चलिए मानते चलो सपोज ये तरह सेवन्थ पीरियड का है, ठीक है। तो ये मैं बात करें 7th पीरियड में, तो 7H2 7P1, तो 7H2 में ये जो है इसको ये पकड़ के रख लेगा, तो इसको ये देने नहीं देगा, बाहर इसको रिलीज नहीं करने देगा, ठीक है। जब बाहर ये जाएगा ही नहीं तो +2 जो चार्ज कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब P थोड़ा दूर में है, तो इसलिए P कोई दे सकता है, P बस दे सकता है, ये S नहीं दे पाएगा ये, ठीक है। तो सिर्फ जब P दे पाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, इसलिए बस +1 शो करेगा। लेकिन ऊपर में क्या था, ऊपर में जब बात करते हैं बोरोन एल्यूमिनियम में ऊपर की बात करते हैं, तो वहाँ पे D और F नहीं था, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो कम हो रहा है वो नहीं था। तो इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जनरल था, तो इसमें S भी जा रहा है और P दोनों जाएगा, S भी जाएगा, P भी दोनों निकालेगा। तो यहाँ से एक यहाँ से, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से निकाल सकता है। तो इसीलिए क्या होगा कि इसमें एल्यूमिनियम बोरोन में +3 शो करता है और डाउन ग्रुप क्या होता है, +1 शो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो S जो इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ D and F orbitals due to the less scattering effect, nuclear charge increases, so the NH2 electron are incapable to be released when we are giving energy, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब दिस इफेक्ट इज ए इन दिस इफेक्ट देयर इज ए इनकैपेबिलिटी, देयर इज ए इनकैपेसिटी, ठीक है। क्या होती है इसमें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द NH2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड, इट इज द इफेक्ट इन विच द NH2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सबको समझ में आ गया। सेम इसमें वही होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी देखो तुम सिंपली यहाँ पे सपोज हम 7th ले लेते हैं, यहाँ पे 7th है, तो यहाँ पे S 2 रहेगा, यहाँ पे 2 P रहेगा बाहर में। तो ये जो S है क्योंकि इसका जो क्योंकि यहाँ पे F और D आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे बहुत कम स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रही है। इससे क्या हो रही है कि ये ज़्यादा अच्छे से इसको खींच रहा है, तो ये बाहर नहीं दे पाएगा। जब बाहर नहीं दे पाएगा तो बस ये जो P जो है बस ये जो है बस यही बस बाहर दे पाएगा, जिससे सिर्फ +2 तेरा चार्ज आएगा, +4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये अब अवेलेबल नहीं है ताकि +2 और एक्स्ट्रा बना सके, ठीक है। तो इट इज़ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द NH2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड, इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सबको समझ गए यहाँ तक, काफ़ी ईजी है ये, है ना, ओके। चलो अब इसी में एक क्वेश्चन करते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन में लिखा हूँ, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ए स्टेबल बाइनरी कंपाउंड बाय एलिमेंट 114 एंड फ्लोरीन। तो मुझे पता है कि फ्लोरीन जो होता है -1 होता है, और जब वर्ड बाइनरी मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें कि दो ही एक मॉलिक्यूल में दो ही तरह क्या रहेगा, एटम रहेंगे। जैसे कि MgCl2, इसमें कि तेरा दो ही काइंड का एटम है कि नहीं है, वाटर में H और O है, MgCl2 में Mg और Cl है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखो, अब बात करते हैं कि अब इसमें कैसे बनेगा। अब बताओ 114 का मान लेते हैं, चलो मेटल M ले लिए, अब इसमें चार्ज क्या होगा, अगर चार्ज जान जाएंगे तो ये आराम से हम इसको कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। तो ये X क्या है हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि 114 जो है 118 जो होती है 118 जो होती है वो लास्ट ग्रुप होती है और 7th पीरियड होती है। तो 118
फिर 117 बात करेंगे तो ये 17 ग्रुप आ जाएगी, 116 बात करेंगे तो 16 ग्रुप आ जाएगी, 115 15 ग्रुप, 114 14 ग्रुप। तो ये 114 जो है 14 ग्रुप में आ रही है। मतलब क्या हुआ कि जो पीरियड इसका कितना है 7th है और ग्रुप कितना है इसका तेरा 14th है। तो 14 मतलब कार्बन फैमिली है कि नहीं। मतलब क्या होता है, मतलब होता है कार्बन फैमिली, मतलब कार्बन का फैमिली है। तो कार्बन में क्या होता है +4 होता है कि नहीं। तो बताया था कार्बन फैमिली जो 14 ग्रुप है तो सबसे ऊपर जाएंगे तो +4 शो करेगा, लेकिन जब हम नीचे चले जाएंगे तो बाय द इनर्ट पेयर इफेक्ट ये +2 में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो क्योंकि ये सबसे नीचे वाला एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे +2 ही रहेगा, यहाँ पे +4 बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तेरा F भी है D भी है। तो बाय द इनर्ट पेयर इफेक्ट जो NH2 इलेक्ट्रॉन है उसको बाइंड किया रहेगा, उसको देने नहीं दिया जाएगा। तो बस P2 बस दे पाएगा, तो +2 बस शो करेगा, है कि नहीं। चलो, तो मतलब इसका जो x कितना हो गया, x इज +2 और F माइनस, तो कंपाउंड इज MF2, MF2 इज कंपाउंड, है कि नहीं। कंपाउंड इज MF2, क्योंकि अगर देखो 14th में है तो ये आराम से MF4 बन सकता था, ये आराम से MF4 बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट उसमें +4 शो नहीं होती है, +4 शो नहीं होती है, +2 शो होती है, इसलिए वो M+2 रहेगी और F तो -1 होता ही है, तो आराम से ये MF2 बनाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ईजी है ये। ओके, ठीक है। अब आते हैं इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ना, काफ़ी इजी, लेकिन काफ़ी इसमें घुमा के तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आर्गन जिसका एटॉमिक मास होता है 39.94 हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर पोटासियम जिसका एटॉमिक मास होता है 39.110 इन पीरियोडिक टेबल। वाई बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एटॉमिक मास इसका आर्गन का, क्योंकि मुझे पता है कि आर्गन को हम क्या करते हैं, आर्गन जो होती है वो कौन सा ग्रुप में आती है, 18th में आती है ना, क्योंकि इधर नोबल गैस है। ठीक है, चलो अब आर्गन के बाद इसके बाद आती है पोटासियम के, जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे तब तरफ पोटासियम आएगा, है कि नहीं। तो ये क्या आती है, फर्स्ट क्या है, हीलियम है, सेकेंड तरह क्या है, नियन है, ये थर्ड ग्रुप है तेरा, सॉरी थर्ड पीरियड तेरा है, थर्ड पीरियड तरह क्या है, आर्गन है। तो ये तरह किस में आएगा, फोर्थ में आएगा, फोर्थ पीरियड में आएगा। थर्ड पीरियड में तेरा आर्गन है और फोर्थ तेरा पीरियड में कौन सा है, पोटासियम है। तो बोल रहा है कि आर्गन को हम लोग पहले क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसका मास तेरा ज़्यादा है, इसका मास तेरा 39.94 है, इसका मास 39.10 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको पोटासियम शुड बी प्लेस्ड बिफोर आर्गन। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं इसको हम पहले रखे हैं पोटासियम को, क्योंकि हम लोग जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर से करते हैं, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका होता है 19। ठीक है, तो इसीलिए इसको पहले रखे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज इन पीरियोडिक टेबल द क्लासिफिकेशन इज डन on the basis of atomic number, increasing order of atomic number, and the atomic number of argon is 18, which is lesser than potassium 19, so it is placed before potassium. ठीक है, it is not done according to the atomic masses. हम इसमें एटॉमिक मास से अरेंज नहीं किए हैं, किसे किए हैं, एटॉमिक नंबर से किए हैं। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हाउ मच energy in joule must be needed to convert all atoms of sodium to sodium ions in 2.3 milligram of sodium vapors. Ionization enthalpy of sodium is 495 किलोजूल पर मोल। ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब कि अगर एक मोल में अगर हम इतना एनर्जी देंगे 195 किलोजूल अगर एनर्जी देंगे तो वो सारा किस में हो जाएगा, सारा Na से चेंज किस में हो जाएगा, Na+ में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। Na से Na+ में चेंज हो जाएगा, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर तेरा निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है तेरा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का एनर्जी कितना तुम ले रहे हो, 495 किलोजूल पर मोल।
ठीक है, चलो ठीक है, ये 1 मोल के लिए होता है। तो मेरे पास कितना मोल दिया हुआ है, बोला कि हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द एटम्स ऑफ सोडियम टू सोडियम आयंस। तो पहले निकाल लेंगे कि मेरे पास कितना सोडियम का एटम था, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, हाँ पहले मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है, ये भाई मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास होता है 23 ग्राम होता है। तो ये भी ग्राम होता है, ये भी ग्राम होता है, ग्राम कट गया। तो कितना बच गया बताओ, ये हो गया तेरा 10⁻⁻4 मोल, है कि नहीं। तो क्या हो गया था 10⁻⁻4, मतलब कि मुझे 1 मोल को चेंज करने मुझे कितना एनर्जी लग रही है, 495 किलो जूल मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इतना मोल मुझे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, देख लो, सिंपली इतना कर दें किलो जूल से। 1 मोल मुझे पर मोल दे रहा, पर मोल है, तो 1 मोल में मुझे 495 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो 10⁻⁻4 मोल में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया, ये 0.0495 किलो जूल या फिर 49.5 जूल। दिस इज द आंसर, 49.5 किलो जूल। इतना अगर हम एनर्जी देंगे तो वो इजिली Na जो जितना एटम्स Na में रहेगा उतना सब Na प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो हम आते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना, क्या क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज -349 किलो जूल पर मोल। हाउ मच इन किलो जूल इज रिक्वायर्ड या इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू Cl माइनस आयन इन गैसेस स्टेट। सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि जो Cl होता है वो इलेक्ट्रॉन ले क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है कि नहीं। जो Cl है इलेक्ट्रॉन ले क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 मोल में कितना एनर्जी इसमें निकलेगी बाहर, इसमें -1 मोल में -349 किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी। तो हम देख लेंगे कि 1 ग्राम में कितना मोल होगा। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl कितना होगा, गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, 35.5 ग्राम होता है। ये ग्राम, ये भी ग्राम में था। तो 1/35.5 मोल ऑफ Cl इज प्रेजेंट हेयर। तो अब निकाल लो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, इतना। ये जो था 1 मोल के लिए है, उससे मल्टीप्लाई सिंपली कर दो। तो ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स था, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 349 किलो जूल से, कैंसर आ जाएगा 9.83 किलो जूल। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 9.83 किलो जूल विल बी द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू Cl माइनस। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी ईजी है ये, ओके। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बताए थे, कल ही बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ। जैसे बात करते हैं HCl का, तो HCl में यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको Cl अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और बताया था ये भी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल कितना होता है, 0 to 4 होता है, 0 to 4 होता है ना, वो स्केल है। 4 जो होता है किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चलो, तो अगर हमको निकालने बोला कि वैल्यू निकालो, वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम एक मेथड है जिसे बोलते हैं मूल्यांकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये होता है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। ये सबको पता है कि व्हाट डू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, एंड व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ, क्या होता है, तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो हम ले रहे थे, है कि नहीं। चलो, तो अब क्या है, ऐसा बोला गया तो इसमें बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन आर 17.42 एंड 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। तो
क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला पुट कर देंगे। देखो 14.42 प्लस 3.45 बाई 2 कर दो, ये कितना आ रहा है तेरा 10.43 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मूलिकन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या क्या हो गया 10.43। ठीक है, हम तुम पहले बोल दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। ठीक है, तो वो आप लिखे वहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। और ये क्या दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, सिंपली दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, अब बाय 2 कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों वैल्यू दिया हुआ है 17.42 एंड 3.45। ठीक है, ओके, हमको निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। तो हम सिंपली दोनों को ऐड करेंगे, बाय 2 कर देंगे, तो 10.43 आ जाएगा। तो सब बोलेंगे सर फिर जो बताया था कि जो वैल्यू होता है वो 0 to 4 होता है, तो यहाँ पे 10 कैसे आ रहा है, फिर वो होता है पॉलिंग स्केल में। तो याद रखना वो तरह किस में होता है, वो होता है पॉलिंग स्केल में होता है, इसमें नहीं होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें, अगर हम चाहते हैं कि पॉलिंग स्केल से चेंज करें, इसमें चेंज करें, तो क्या करेंगे, जो 10.43 आया है ना उसको सिंपली डिवाइड कर दो 2.8 से, बस, और कुछ नहीं करना है। सिंपली डिवाइड इट बाई 2.8। कैसे समझे इसको, तो ये कितना आ जाएगा तेरा, ये आ जाएगा 3.72। तो ये 4 से कम है कि नहीं है, तो ये काफ़ी 4 के क्लोज में है। ठीक है, 3.72 तो काफ़ी था 4 के। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक तरह थ्योरी है प्रॉपर। ठीक है, हम लोग 4 मान के चलते हैं, फ्लोरीन को 4 मान के चलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज गिवन बाय सम साइंटिस्ट उसका वैल्यू 4 के क्लोज आता है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। तो पूछा जाए इसलिए उसके नाम से है। अगर बोला जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। बस उसमें बस हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं फ्लोरीन का और बात करते हैं ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन अपने तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कम स्पीड से, कम स्ट्रेंथ से खींच पाएगा देन फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन वही बात करते हैं सोडियम से, तो सोडियम से ब्रोमीन ज़्यादा स्ट्रेंथ से खींच पाएगा। तो ये बस एक कंपैरेटिव टर्म है। ठीक है, जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसलिए वो भी स्केल जो है वो पॉलिंग के अकॉर्डिंग स्केल है, पॉलिंग के अकॉर्डिंग स्केल है। 0 to 4 है वो पॉलिंग के अकॉर्डिंग है, उस तरह मिलिकन में भी इसके अकॉर्डिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ये 10.43 है वो अकॉर्डिंग टू मूलिकन है, और जो 3.72 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग है। तो दिस हम ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को निकालते हैं अगर पूछा गया है तो। अब समझ में आ गया, ओके। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, जैसे एग्जांपल है जो ऑप्शंस है वो बेरिलियम +2 है, क्लोरीन -1 है, सल्फर -2 है, सोडियम +1 है, Mg+2 है और Br- है ना। तो इसको कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका पीरियड्स कितने कितने हैं में। देखो बेरिलियम जो है, बेरिलियम कहाँ पे आ रहा है, तेरा सेकेंड पीरियड में आ जा रही है ना। तो बेरिलियम पहले आती है, फिर उसके नीचे तेरा Mg आता है, इसके बगल में तेरा क्या आता है, सोडियम आता है। तो सोडियम के बाद जस्ट मैग्नीशियम आता है कि नहीं। फिर इसी ग्रुप में, इसी में पहले तेरा सल्फर आता है, इसी में तेरा क्लोरीन आता है, इसी में दिस ऑल आर ऐसो, ये इसी तरह पीरियड में आती है ना। ये तेरा पीरियड 2 है, ये पीरियड तेरा 3 है। ठीक है, ओके। तो इसी मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, फिर क्या आ जाती है तेरा सिलिकॉन आएगी, फिर उससे फिर तेरा सल्फर आएगा तेरा 16 ग्रुप में, 17 तेरा क्लोरीन आएगा। इसके नीचे आती है तेरा ब्रोमीन, है कि नहीं, इसके नीचे आती है ब्रोमीन। तो ये तब पहले, इसके बाद का तेरा आ गया पीरियड में, तो इसमें तेरा सिंपली एक सेल ऐड हो जा रहा है। देख ना, इसमें तेरा सिंपली क्या हो जा रहा है, एक सेल ऐड हो जा रहा है। तो सबसे पहले तेरा क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम क्या आएगा, जगह सेल सबसे कम है बेरिलियम, तो Be+2। लेकिन इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट सबसे कम है और इसका सबसे ज़्यादा है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इस चारों में बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं, तो मुझे पता है कि इसके अकॉर्डिंग जो जाएगा ये देखो, ये अब मुझे पता है कि इधर साइज घटता है कि, लेकिन Mg और Mg में भी जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ भी एक ऑर्बिट कम हो गया और यहाँ पे एक ऑर्बिट कम हो गया। तो दोनों तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसमें चार्ज ज़्यादा है। Mg में क्या है तेरा, सिंपली चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि अगर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगी, तेरा रेडियस कम हो जाती है।
तो इसलिए Mg+2 जो होगा वो छोटा होगा Na+ से। क्यों? क्योंकि Na+ में चार्ज कम है, इसमें चार्ज ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों में तरह 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि इसका साइज, इसका क्योंकि दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्योंकि इसका Mg में ज़्यादा तरह न्यूक्लियर चार्ज है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब समझ में आ गया। अब आते हैं दोनों में, तो इस दोनों में क्या होगा, क्योंकि ऑफकोर्स इसका चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि बोथ आर क्या है, बोथ तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है, दोनों में तरह 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 + 2 17 + 1, तो बोथ हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज ज़्यादा किसका है, चार्ज ज़्यादा किसमें ज़्यादा तरह रिपल्सन होगा, ज़्यादा रिपल्सन इसमें होगा H2- में, इसमें कम रिपल्सन होगा। तो ज़्यादा रिपल्सन मतलब कि मोर साइज, दिस इज माई ऑर्डर, है कि नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, ठीक है। पहले क्या आएगा, बेरिलियम+2 आएगा, फिर क्या आएगा, Mg+2 आएगा, फिर सोडियम प्लस आएगा, फिर Cl- आएगा, फिर S-2 आएगा, फिर Br-1 आएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी है ना ये, चलो ठीक।